मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। और हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे संविदावादी विचारक जीन जैक्स रूसो, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि, तात्कालिक परिस्थितियाँ और किन से वो प्रभावित रहे, उनकी विभिन्न कृतियों के बारे में चर्चा की। आज हम रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। और जैसा पूर्व के दो संविदावादी विचारकों पर हमने चर्चा की, हॉब्स और लॉक, अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में वो पहले मानव स्वभाव के बारे में चर्चा करते हैं, फिर प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार और फिर समझौता कैसे हुआ, उसकी क्या खास विशेषताएं हैं और किस प्रकार की शासन प्रणाली का वो समर्थन करते हैं। उसी प्रकार रूसो भी हॉब्स और लॉक के समान सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थक था, लेकिन फिर भी उसका उद्देश्य जो था उन दोनों विचारकों की तरह व्यक्तिवाद और प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करना मात्र नहीं, बल्कि इसके विपरीत रूसो राज्य के नैतिक पतन के प्रति अधिक चिंतित था। और वो चाहता था कि इस शाप से, अभिशाप से मुक्त होकर मनुष्य का जीवन पुनः नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ हो जाए। इसलिए वो राज्य को एक आदर्शवादी दृष्टिकोण से विवेचन उसका करता है और इसी आधार पर वो मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है। मानव स्वभाव की जहाँ तक बात है तो उसके संबंध में तो परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रचलित थी। प्रथम विचारधारा मैकियावेली और हॉब्स की है, जिसके अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी और दुष्ट प्राणी है। दूसरी एक विचारधारा है जो प्लेटो, अरस्तू और लॉक की है, जिसके अनुसार मनुष्य स्वभावतः सामाजिक, विनम्र, सहानुभूति वाला, परोपकारी व्यक्ति होता है, मानव प्राणी होता है। रूसो ने मनुष्य को स्वार्थी, दुष्ट, पापी और पतित न मान करके प्लेटो, अरस्तू, लॉक की तरह स्वभाव से अच्छा, निर्दोष और निष्पाप माना है। जहाँ तक हमने रूसो की कृतियों के बारे में चर्चा की तो उसमें मानव स्वभाव के बारे में जो उसके विचार हैं रूसो के, उसके दो निबंधों में विचार मिलते हैं। उसका एक कथन है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा, सीधा और भोला होता है। संसार में पाया जाने वाला पाप, दुराचार, भ्रष्टाचार मनुष्य की जन्मजात दुष्टता के परिणाम न होकर के कला विज्ञान की प्रगति के परिणाम हैं। जिस अनुपात में कला और विज्ञान की प्रगति हुई है, उसी अनुपात में मनुष्य पथभ्रष्ट हुआ है। इसकी प्रगति ने ही मनुष्य को सभ्य अवश्य बनाया, लेकिन सभ्य बनने के साथ साथ उसमें स्वार्थ, छल, भय, घृणा, ये सभी दुर्गुण भी उसमें आ गए हैं। तो जो डिजाइन अकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की थी और उसमें रूसो पुरस्कृत हुए थे, तो वो विचार रूसो के मानव स्वभाव के बारे में है कि मनुष्य स्वभाव तो अच्छा, भोला और सीधा होता है। उसको जो करप्ट करने का काम है वो विज्ञान और कला की प्रगति ने उसको ऐसा किया है।
रूसो के यदि मानव स्वभाव संबंधी विचारों को देखें तो रूसो का यह मानना है कि मानव स्वभाव दो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है, और वो हैं आत्मरक्षा और सहानुभूति, सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड सिंपैथी। रूसो का ये तर्क है या लॉजिक है कि मानव स्वभाव से बुरा नहीं होता है, बल्कि कला और विज्ञान की प्रगति के कारण बुरा बनता है। और अपने इस तर्क को सत्य सिद्ध करने के लिए रूसो मानव स्वभाव का निर्माण करने में दो मूल प्रवृत्तियों को सहायक बताता है। वो है आत्मरक्षा या आत्म प्रेम, और दूसरा है सहानुभूति। आत्म प्रेम का अर्थ आत्मरक्षा की भावना है, और सहानुभूति से तात्पर्य है परस्पर सहयोग की भावना। रूसो का यह कहना है कि यदि मानव स्वभाव में ये भावना नहीं होती तो मनुष्य अपने आदिकाल में नष्ट हो गया होता। रूसो का ये मानना है कि आत्मरक्षा और सहानुभूति की भावनाएं सभी मनुष्यों में पाई जाती हैं, और वह इन भावनाओं को शुभ मानता है क्योंकि इनका क्रियात्मक प्रभाव कल्याणकारी होता है। रूसो का यह भी विचार है कि ये दो मूल प्रवृत्तियां हैं, उनमें कभी कभी संघर्ष होना नेचुरल है, स्वाभाविक है। जैसे आत्मरक्षा की भावना माता को अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन दया उसे अपने भूखे बच्चे को भोजन देने के लिए बाध्य करती है। पारिवारिक हित की इच्छा कभी कभी मनुष्य को ऐसे कार्य करने की मांग करती है जो सामाजिक हित के प्रतिकूल हो, उसके विपरीत हो। दोनों भावनाओं में इस प्रकार का जो संघर्ष है मनुष्य के समक्ष एक समस्या क्रिएट कर देता है, उपस्थित कर देता है, क्योंकि मनुष्य इन मूल प्रवृत्तियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने में असमर्थ होता है, इसलिए वह इनमें समझौता करने के लिए विवश होता है, और इस समझौते को एक नई भावना का विकास करके करता है वो, और उसे वो अंतःकरण कहता है। रूसो का ये कहना है कि अंतःकरण जो है मनुष्य को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाला प्रकृति का एक उपहार है। इस प्रकार रूसो मनुष्य में भावों, अनुभूतियों को अधिक महत्व देता है, विवेक को कम। रूसो ने स्वयं एक स्टेटमेंट दिया है कि चिंतनशील मनुष्य एक पतित पशु है। ए थिंकिंग मैन इज ए डिप्रेव्ड एनिमल। रूसो विवेक की अपेक्षा अनुभूतियों की महत्ता को स्वीकार करता है, और उसका ये विचार जो तत्कालीन बुद्धिवाद था उस पर एक प्रबल प्रहार था। रूसो का ये कहना था कि बुद्धि भयानक है क्योंकि वह श्रद्धा को कम करती है, विज्ञान विनाशक है क्योंकि वो विश्वास को नष्ट करता है, विवेक बुरा है क्योंकि वो नैतिक सहज ज्ञान के विरोध में तर्क वितर्क को प्रतिष्ठित करता है। तो विद्वानों का ये मानना है कि रूसो ने विवेक की तुलना में अंतःकरण को अधिक महत्व दिया है, और संभवतः इसका कारण यह है कि रूसो के समय में अंतःकरण की उपेक्षा करना और उसके अस्तित्व को अस्वीकार करना एक सामान्य सी बात थी। तो ये रूसो के जो मानव स्वभाव के बारे में विचार हैं, और मानव स्वभाव के बारे में उन्होंने अपने जो निबंध लिखे थे उसमें ये विचार निकल कर आते हैं। तो उसके प्रेरणा के स्रोत के रूप में हम मान सकते हैं कि प्रोटेस्टेंट जो धर्म था वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि जेनेवा में बचपन से उन्होंने काल्विन की शिक्षाओं
में दीक्षित होने के कारण रूसों ने आदिम मानव को सर्वथा निर्दोष और निष्पाप माना है, क्योंकि बाइबल के अनुसार आदम शैतान के बहकाव में आने के बाद ही पापी बना था। इसी प्रकार उस समय आदिवासियों के लिए प्रकाशित जो साहित्य था उसमें भी इसी प्रकार के विवरण देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष के रूप में कि जहाँ हाब्स के अनुसार मनुष्य स्वार्थी, हिंसक, क्रूर और दुष्ट होता है, लाक के अनुसार मनुष्य विवेकी और शांति प्रिय होता है, लेकिन रूसों के अनुसार मनुष्य स्वभावतः स्वतंत्र, भद्र, सरल और अच्छा होता है। तो ये उनके मानव स्वभाव के बारे में खास विचार हैं। जहाँ तक प्राकृतिक अवस्था की बात है, तो रूसों के मानव स्वभाव की जो धारणा है वो हाब्स और लाक से भिन्न होने के कारण प्राकृतिक अवस्था की धारणा भी उनसे अपने आप में अलग है। तो उसमें हम उसका डिवीज़न कर सकते हैं, उनके अलग अलग विचार हैं। तो आदि प्राकृतिक अवस्था के बारे में वो क्या विचार रखते हैं, तो उसमें उनका मानना है कि आदि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन जो था वो पाश्विक जीवन था। वह सभ्यता, शिष्टाचार के बंधनों से दूर एकाकी और जंगली जीवन व्यतीत करता था। पशुओं के समान न तो उसका कोई निश्चित घर था, न ही उसे कोई चिंता सताती थी। वह न तो कोई वस्त्र पहनता था और न ही उसे आवश्यकता कोई महसूस होती थी। उसमें भाषण शक्ति का भी अभाव था और ऐसी कोई आवश्यकता या इच्छा उसकी थी भी नहीं। वो आकस्मिक और क्षणिक यौन संबंध स्थापित करने के अतिरिक्त जाति के अन्य लोगों से उसका कोई मिलना जुलना नहीं था। वो वन उपवन में भ्रमण करता था, कंदमूल फल खाकर पहाड़ की गुफाओं में या घने वृक्षों की छाया में रात दिन विश्राम करता था। तो ऐसा उसका पाश्विक जीवन था आदि प्राकृतिक अवस्था में, स्वतंत्र और सादा जीवन। रूसों ने यह भी कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की गोद में स्वतंत्र, सुखी, सरल और स्वच्छंद जीवन व्यतीत करता था। वह चिंता, भय, कष्ट से मुक्त था और संतुष्ट, स्वस्थ और आत्मनिर्भर था। उचित अनुचित से अनभिज्ञ था। वह गुण अवगुण के विचारों से भी परे था। वह स्वयं अपना स्वामी था, किसी का दास नहीं था। प्राकृतिक अवस्था के में रूसो आगे ये लिखते हैं कि उसमें बुद्धि और विवेक का अभाव था। ऊंच नीच, तेरे मेरे का भाव भी नहीं था, उसमें भेदभाव भी नहीं था। न तो उसे साथियों की आवश्यकता थी, न वो दूसरी जातियों को कष्ट देना चाहता था। उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां उसका प्रदर्शन करती थी, वो थी आत्म प्रेम और सहानुभूति। इस प्राकृतिक अवस्था को एक और शब्द यूज किया गया है, वो भद्र और बर्बर, नोबल स्वेज वर्ड यूज किया गया है कि आदिम व्यक्ति परम सुखी था। वह जंगली और निर्दोष था। उसमें सहज स्वभाव और भोलेपन की स्थिति थी उसकी। प्राकृतिक अवस्था पूर्ण समानता की अवस्था थी, जिसमें किसी के बड़े छोटे का प्रश्न नहीं था। उसको आदर्श बर्बर कहा गया है। वह असभ्य, अशिष्ट अवश्य था, लेकिन नेक दिल था। तो इस तरह से रूसों ने प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया है आदि प्राकृतिक अवस्था के, तो उसमें वो पाश्विक जीवन जीता है, स्वतंत्र सादा जीवन जीता है। इसको नोबल स्वेज कहा गया है। लेकिन आदिम प्राकृतिक अवस्था के बाद एक और मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था आती है, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि होती है और सभ्यता का विकास होता है। भूमि, जलवायु, ऋतुओं के भेद के कारण रहन सहन के तरीकों में अंतर आता है। भूमि का आपस में बंटवारा हो जाता है और तेरे मेरे की भावना
आ जाती है, निजी संपत्ति का प्रचलन शुरू हो जाता है। इस प्रकार कुछ मनुष्य दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली, चतुर, चालाक, परिश्रमी बन जाते हैं और असमानता की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये एक दुर्गुण आ जाता है जनसंख्या वृद्धि के साथ। सभ्यता के विकास के बाद कृषि उत्पादन के नए नए औजारों का आविष्कार होता है, धातुओं का प्रयोग होता है और असमानता की स्थिति आ जाती है। अब समुद्र और नदी से जो मछली पकड़ने के लिए कांटे और डोरे का आविष्कार हो जाता है। जंगलों में रहने वाले शिकारी के रूप में तीर कमान और धातुओं के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग शुरू हो जाता है। गुफाओं के स्थान पर झोपड़ियों में वो रहने लग जाता है। इस प्रकार निजी परिवार और निजी संपत्ति का अस्तित्व हो जाता है, प्रादुर्भाव होता है। तो ये आपस में एक संघर्ष और प्रतियोगिता की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद रूसो के अनुसार मध्यवर्ती जो प्राकृतिक अवस्था का अंत जो है भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व के द्वारा होता है और संपत्ति के इस सर्प के द्वारा स्वर्णिम युग को डस लिया जाता है। रूसो स्वयं कहता है कि वह पहला मनुष्य जिसने भूमि के उस एक टुकड़े को घेर कर अपने मन में ये कहा कि ये मेरा है, और उसे ऐसे भोले लोग मिले जो इस विचार से सहमत हुए, सभ्य समाज का वास्तविक संस्थापक था। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था की जो समानता थी, प्रसन्नता थी, उसका अंत हो जाता है और स्वार्थ, लोभ, प्रतिस्पर्धा, आतंक का साम्राज्य छा जाता है। धनी जो लोग हैं वो गरीबों का शोषण करने लगते हैं। स्वामी दास का संबंध स्थापित हो जाता है। रूसो कहते हैं कि इस प्रकार समाज और कानूनों का उद्भव हुआ जिसने संपूर्ण मानव जाति को अनंत परिश्रम, दासता और दुर्भाग्य के अधीन कर दिया। मानव जाति की इस दयनीय दशा के उद्धार के लिए रूसो ने इमाइल और उनकी एक और पुस्तक है न्यूहिलाइज, उसमें उन्होंने प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटो, बैक टू नेचर का नारा लगाया। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना करते समय उसे ये बात असंभव जान पड़ी और उसने अनुभव किया कि अब प्राकृतिक अवस्था का जो स्वर्णिम युग है वो सपना था और अब जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आ गया। तो हार्मन के शब्दों को हम उद्धृत कर सकते हैं। हार्मन ने लिखा है कि रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक नवीन समाज के निर्माण की कल्पना की जिसमें प्राकृतिक अवस्था के सब गुण हों लेकिन आधुनिक भ्रष्ट समाज का एक भी अवगुण ना हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में के जो विचार हैं प्राकृतिक अवस्था के संबंध में, रूसो के विचार हाब्स और लाक दोनों से प्रभावित हैं। रूसो की प्राकृतिक अवस्था का पहला चरण जब मनुष्य नहीं देवता था, प्राकृतिक अवस्था का एक स्वर्णिम युग था, ये लाक की छाप है। इसके साथ ही दूसरा चरण कि मनुष्य नहीं दानव के समान हो गया, प्राकृतिक अवस्था का ये युग परस्पर संघर्ष, कलह, लूट खसोट और स्वार्थ का युग है, ये हाब्स की छाप लिए हुए हैं। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि रूसो की प्राकृतिक अवस्था की धारणा मनोवैज्ञानिक होने के बजाय ऐतिहासिक है, लेकिन वह इस अवस्था की वास्तविकता के बारे में कोई दावा नहीं करता। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में रूसो स्वयं लिखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था ऐसी थी जो अब नहीं है, जो संभवतः कभी नहीं थी और जो शायद कभी नहीं होगी, पर जिसको तत्कालीन समाज की उचित धारणाओं को समझने के लिए ठीक ठीक जान लेना आवश्यक है। तो ये रूसो के समझौते से पहले दो महत्वपूर्ण चरण यानी मानव स्वभाव के बारे में और प्राकृतिक अवस्था के बारे में उनके विशिष्ट विचार हैं। धन्यवाद।